दोस्तों इस लेक्चर में समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इनको एग्जैक्टली एग्जांपल्स के थ्रू कैसे हम याद रखें, कैसे इसको समझें कि जब भी हम न्यूज़पेपर्स में इन तरीके के इन्फ्लेशन को कन्फ्रंट करें तो हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएं कि वो एडिटोरियल, वो आर्टिकल हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले कुछ आसान से इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वेज पुश इन्फ्लेशन। फिर हम मूव ऑन करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो कि डिराइव होते हैं बाय रेट ऑफ इंक्रीज, कि कितनी दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। उसके बाद में हम यहां पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन जैसे इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए किस तरीके के इन्फ्लेशन का यूज करता है। फिर हम कुछ और तरीके के इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे रिफ्लेशन हो गया, ओपन इन्फ्लेशन हो गया, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और साथ ही स्टैगफ्लेशन जैसे शब्दों के बारे में। इसी के साथ मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से एक और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी, जहां पे मैंने आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बारे में बताया था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखोगे, सो दैट you can have a crystal clear understanding on all these concepts of inflation। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले उठाते हैं इन्फ्लेशन ही क्या होता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल किसी भी कमोडिटी का। मान लो कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, इस आइसक्रीम का रेट आज 10 रुपये पर चौकोबार था, कल ये माइट बी पॉसिबल 11 हो जाए, परसों ये माइट बी पॉसिबल 13 हो जाए, उसके बाद माइट बी पॉसिबल, नंबर सिस्टम मत करने लग जाना, +1 +2, ठीक है। तो सिस्टम क्या है कि हर बार आपको कुछ ना कुछ इसके प्राइस में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और सस्टेन्ड इंक्रीज है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी ये 10% से बढ़ रहा हो रेट, कभी 15% से, ये हम नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। चलो आप इन्फ्लेशन समझ गए। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, शब्द अपने आप को डिफाइन करता है। तो डिमांड और पुल और इन्फ्लेशन, इनको जब सम अप करोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड जब बढ़ जाएगी, उस चीज के कारण जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाएगा। तो दिस अकर्स व्हेन द इकोनॉमी ग्रोस क्विकली एंड स्टार्ट्स टू ओवरहीट, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जब आपकी बढ़ जाएगी विल बी इंक्रीजिंग फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्जांपल के तौर पे आज मार्केट में डिमांड है 10 आइसक्रीम की और सप्लाई सिर्फ 8 ही हो रही है, तो डिमांड ज्यादा है या सप्लाई? ऑफ कोर्स डिमांड। तो इसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि अब डिमांड के कारण इस आइसक्रीम के रेट्स बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि जब हम कोविड पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड पेंडेमिक में क्या बात चल रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से लोगों के हाथ में, और वो भी कौन से लोग, जो वल्नरेबल फार्मर्स हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके हाथों में पैसा दे किसी भी तरीके से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब उनके हाथों में पैसा जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो इकोनॉमी को ये अपने आप ऊपर उठा देगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और लोग ज्यादा कंजम्पशन करने लगेंगे। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फिर एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कि कोई ऐसी कमोडिटी जिसकी किसी भी कारण से कॉस्ट बढ़ जाए और उस वजह से उसमें इन्फ्लेशन आ जाए। अब ये कैसे आ सकता है, एक बार सोच के देखो। एग्जैक्टली अगेन आइसक्रीम, मान लो आइसक्रीम के जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके रेट्स एकदम से बढ़ जाएं, जैसे दूध के रेट्स बढ़ जाएं, जैसे शुगर के रेट्स बढ़ जाएं, जो उसमें एसेंस डलते हैं उसके रेट्स बढ़ जाएं, तो ये ऑटोमेटिकली आइसक्रीम के रेट्स बढ़ा देगा। मान लो कि किसी दिन हमारी सरकार को ऐसा लगे कि कोरोना वायरस आइसक्रीम खाने की वजह से ठंड के कारण हो रहा है, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा दें तो उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। इसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसी तरीके से एक होता है वेज पुश इन्फ्लेशन। अब देखो यहां पे पुश पुश बराबर है, कॉस्ट और वेज का फर्क आएगा। तो राइजिंग वेजेस के कारण जो इन्फ्लेशन आता है उसको वेज पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब डिमांड पुल का भी मैं आपको इसमें एग्जांपल बताऊंगा और कॉस्ट पुश का भी, और बताऊंगा कैसे एक साइक्लिक प्रोसेस यहां पे डेवलप हो जाएगी जो फाइनली वेज पुश इन्फ्लेशन को लीड करेगी। सबसे पहले देखो, राइजिंग वेजेस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फर्म,
मान लो कि मैं एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, एम लिख दूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एम। ये एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि मैं आज से तुम सबकी सैलरी 100 रुपए बढ़ा रहा हूं। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक है, क्या ये 100 रुपए अपनी इच्छा से सबको देना चाहता है? ऑफकोर्स कोई नहीं देना चाहता। तो यहां पे ये क्या करेगा, ये जो 100 रुपए बढ़ाएं, ये बोलेगा कि अब ये बियर करेंगे मेरे कंज्यूमर्स, मैं क्यों पे बियर करूं? इसका मतलब ये वो कंज्यूमर है जो पहले 10 रुपए में चौकोबार खरीद पा रहा था आइसक्रीम, मगर अब इसको क्योंकि ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्यादा पे करना है अपने लेबर्स को, तो इसके रेट बढ़ क्या हो जाएंगे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 12 रुपये ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि कंज्यूमर से लोग ले रहे हैं, तो कंज्यूमर को हायर प्राइसेस पे करने पड़ रहे हैं फॉर द सेम कमोडिटी। तो इसमें आपने देखा कमोडिटी के रेट क्या हो गए, बढ़ गए, मतलब इन्फ्लेशन आ गया। अब क्योंकि वेजेस बढ़ चुके, इसका मतलब जो इस कंपनी के लेबर है, ये लेबर भी तो कंज्यूमर है ना। कैसे? अरे दोस्त, ये लेबर इस कंपनी से पैसे लेते हैं और बाहर जाके अपने सामान खरीदते हैं, तो हो सकता है ये लेबर भी ये आइसक्रीम का शौकीन हो, मगर ये कंपनी से नहीं खाता हो, बाहर जाके खाता हो। अब ये लेबर भी बाहर जाएगा आइसक्रीम खाने के लिए, तो क्योंकि इस लेबर की इनकम बढ़ गई है 100 रुपए से, तो हो सकता है ना कि ये पहले सिर्फ एक आइसक्रीम खाता हो महीने की, मगर अब ये 10 आइसक्रीम खाएगा। तो आपने क्या देखा कि इस आइसक्रीम की परचेस भी बढ़ गई, या मैं ये बोलूं कि इस लेबर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, मतलब है जितना खर्च कर पाता था पहले उससे ज्यादा उसकी क्षमता हो गई, जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ जाना। और जिस कारण से आइसक्रीम की कंजम्पशन की डिमांड बढ़ गई और इसका कंजम्पशन बढ़ गया, जिस कारण से अगेन इन्फ्लेशन बढ़ा। तो हमने क्या देखा, डिमांड पुल किस तरीके से, क्या आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई क्योंकि यहां पे वेजेस बढ़ गई, और कॉस्ट पुश क्योंकि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी कॉस्ट बढ़ा ली खुद की, ज्यादा पैसे देके लेबर को, तो इस कारण से डिमांड पुल और कॉस्ट पुश मिलके वेज पुश इन्फ्लेशन बनाते हैं। इसको आप यहां से भी समझ सकते हो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मैंने आपके लिए एग्जांपल लिख दिया है। कैसे? देखो यहां पे हायर वेजेस जो है इसके थ्रू दोनों एरो निकल रहे हैं, देखो एक यहां निकल रहा है, एक यहां निकल रहा है, मतलब ये दोनों में सहभागी है। फिर कट इन इंटरेस्ट रेट, अब ये क्या बोला है, कट इन इंटरेस्ट रेट, जो मैं भी आपको बता रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने इंटरेस्ट रेट कट कर देगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसके कारण मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये डिवैल्यूएशन के कारण भी होता है। अब आपका सवाल होगा डिवैल्यूएशन क्या होता है? मान लो कि $1 बराबर आपको 60 रुपए देने पड़ते थे पहले, अब क्योंकि आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई है, इसका मतलब निश्चित तौर पे आपको 60 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे, मैं मान लेता हूं 70 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब कि एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है ना। देने पड़ते हैं का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आके ले जाएगा, ये एक्सचेंज रेट कहलाता है कि अगर अब आप किसी को $1 दोगे तो पहले 60 रुपए मिल रहे थे आपको, तो 70 रुपए मिलेंगे, इसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है, कीमत, वो कम हो गई है, ठीक है दोस्त। तो डिवैल्यूएशन के कारण भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। एक बार सोच के देखो यहां वीडियो रोक के कि कैसे आएगा। अगर एक आइसक्रीम पहले 60 रुपए देके ही खरीद पाता, तो अब उसको 70 रुपए देके खरीदना पड़ेगा। वापस यहां पे आओ, यहां पे देखा था ना कंज्यूमर 10 से 12 रुपये उसको पे करना पड़ रहे हैं, तो ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वैसे ही अगर इंक्रीज इन वैट टैक्सेस बढ़ा दिए, यहां पे देखो वापस से आ जाओ कॉस्ट पुश पे, हमने क्या देखा था कि अगर किसी तरीके से हायर टैक्सेस हो जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें एग्जाम्पल थी। अब बात करेंगे दर पे, रेट पे। इसके लिए कैसा एग्जाम्पल ले, देखो जैसे मान लो आपने सबने एक कोड जरूर सुना होगा, अब पानी सर के ऊपर चला गया है, ये हम सहन नहीं करेंगे। तो देखो जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, ये खड़ा है एक सही में स्विमिंग पूल में, यहां पे पहले इसके पैरों के ऊपर पानी आता है, तो ये देखता है कि ठीक है पानी बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे इसके स्टमक के ऊपर आता है, फिर ये सोचता है कि यार पानी ऊपर आ रहा है, अब मुझे कुछ करना चाहिए, फिर धीरे धीरे चेस्ट के ऊपर आता है, फिर इसको लगता है कि यार अब तो टेंशन होने लगी है, कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है, फिर और धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, तो इसकी सांस रुकने लगती है और उसको लगता है कि यार अब तो नाक के पास तक आ गया, और अब एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है और अब ये ऑलमोस्ट मरने वाला है। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन होती है। आपने देखा कि किस तरीके से चीजें बढ़ रही थी ऊपर धीरे धीरे, बस यही होता है इन्फ्लेशन। अब यहां पे पानी था, इसको रिप्लेस कर देना पैसों से, या फिर मैं बोलूं वैल्यू ऑफ मनी से, और इस व्यक्ति को रिप्लेस कर देना आपकी इकोनॉमी से, तो आप इन्फ्लेशन समझ जाओगे। अब मैं आपको टेक्निकल वर्ड में समझाता हूं। सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब देखो
इन्फ्लेशन तो आपको याद है, अभी भी मैं मान के चल रहा हूं, क्या देखा था आपने कि सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, एवरेज इंक्रीज इन डिमांड, एवरेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको ऐसा भी समझ सकते हो, मतलब एक कमोडिटी के भाव बढ़ रहे हैं। अब जब ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये तो दोस्तों आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके कमोडिटी के रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या मैं ऐसा बोलूं आपकी पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, या मैं ऐसा बोलूं कि गुड्स एंड सर्विसेज के भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ सकते हो, इसका यह मतलब है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही तो ये तो अच्छी बात है। तो अगर इन्फ्लेशन का जो रेट है आपकी इकोनॉमी में बढ़ने का वो ऐसा है कि एक साल में 2% बढ़ा, फिर अगले साल 3%, फिर 4%, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक सस्टेन्ड ग्रोथ देगा आपको और ये बताएगा कि आपकी इकोनॉमी अच्छी पॉजिटिव वे में मूव कर रही है। तो ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन था, ये कौन सा था? ये पैर वाला इन्फ्लेशन था कि पानी ऊपर धीरे धीरे आ रहा है। तो ये इमीडिएटली नोटिसेबल भी नहीं होता है कि हाँ ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मगर जब ये क्रीपिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब ये जो पैर पे पानी बढ़ रहा था इसका भी अगर रेट बढ़ने लग जाए तो फिर हमको टेंशन हो जाएगी, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम लीड कर सकता है। कैसे? अगर इस क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल नहीं किया, ये अनकंट्रोल हो गया, तो ये आगे चल के बन जाएगा दोस्तों आपका ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ट्रॉटिंग, TROTTING, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। और यही ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे चल के बन जाएगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये देखो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और इस गैलोपिंग इन्फ्लेशन को भी अगर आपने पकड़ा नहीं या इस पे आपने कोई नोटिसेबल एक्शन नहीं लिया तो ये आगे चल के बन जाएगा रन अवे इन्फ्लेशन। और इस रन अवे इन्फ्लेशन पे भी आपने संज्ञान नहीं लिया तो फाइनली, या आप जानते ही हो, फिर तो मरना ही पड़ेगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नाम से समझने की कोशिश करो। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है घसीट घसीट के चलना, इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद वॉकिंग, मतलब कि अब घसीट घसीट से ऊपर हो गया है, अब चलने लग गया इन्फ्लेशन, मतलब कि वो इन्फ्लेशन जब वो सिंगल डिजिट में रहे मगर फिर भी ज्यादा है, मान लो 9% हो गया तो ज्यादा तो है, तो इसको हम बोलेंगे कि अब इन्फ्लेशन चलने लग गया है। तो एट दिस रेट इन्फ्लेशन जो होता है ये मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर हाँ सेंट्रल बैंक जब भी 4% से ऊपर जाता है तो इसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती हैं। इसी के साथ साथ वॉकिंग इन्फ्लेशन को सिंपली रेफर किया जाता है मॉडरेट इन्फ्लेशन के लिए, ये आप समझ गए। अब देखो क्रीपिंग घसीटना, वॉकिंग चलना, अब आएगा ट्रॉटिंग। ट्रॉटिंग का मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो देखो यहां पे इसको रनिंग इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। इस इन्फ्लेशन पे एक सिग्निफिकेंट रेट का इन्फ्लेशन में आपको राइज देखने को मिलता है। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि यहां पे 10% से 20% अ ईयर का इंक्रीज देखने को मिलता है, और ये आपकी इकोनॉमी को अगर ऐसा हो जाता है तो एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट हैम्पर कर सकता है। तो ये होता है रनिंग इन्फ्लेशन। फिर आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन बेसिकली यहाँ पे 20% टू 1000% कर लेना। ये इन्फ्लेशन रेट अगर साल भर में 20% टू 1000% तक हो जाए आपका इन्फ्लेशन राइज, इन्फ्लेशन रेट का राइज, तो ये बहुत रैपिड राइज है, ये तो आप सब समझ रहे हो। तो यहां पे एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है और चैलेंजिंग भी हो जाता है, तो इसको कंट्रोल में लाना पड़ता है आपको। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई। और इससे भी ज्यादा अगर बढ़ जाए, रन अवे होने लग जाए, तो ये कहलाएगा हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें कि 1000% अ ईयर से भी ज्यादा आपको रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन देखने को मिले। और मंथली इन्फ्लेशन की बात करें तो 30% से 40%, मतलब रोज सुबह आप उठोगे और आपको पता चलेगा कि आज इन्फ्लेशन और 4-5% बढ़ गया है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा इन्फ्लेशन का बाइफर्केशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ध्यान रखना दर से, कि यहां पे धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था, फिर और तेज बढ़ने लग गया, फिर और तेज, और एकदम बहुत तेज हो गया और आप मर गए। ठीक है, मतलब इकोनॉमी ध्वस्त हो गई इस तरीके से। चलो फिर और कुछ तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, बेसिकली क्या होता है? अगर एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन आ गया, अगेन वही एग्जांपल, पहले कहां गया? 60 रुपीज का था $1, 70 रुपीज का फिर बन गया $1। तो मुझे बताओ कि जब 70 रुपए आपको देने पड़ेंगे वही चीज को खरीदने के लिए जो आप पहले 60 रुपए में खरीद लेते थे, तो आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे या कम करोगे? ऑफ कोर्स कम करोगे। तो डेप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट विल मेक इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव, देयरफॉर द प्राइस विल इंक्रीज ऑफ दैट कमोडिटी टू दिस एक्सचेंज रेट इफेक्ट। बिल्कुल होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या करेगा? इंपोर्ट कम कर देगा। ऑल्सो मेक एक्सपोर्ट्स मोर कंपिटिटिव, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा, इंपोर्ट्स कम करेगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना।
फिर कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, ये ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें हम बहुत सी चीजों का एक साथ इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, मगर कुछ कमोडिटी को छोड़ देते हैं। कौन सी कमोडिटी छोड़ देते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। वो उसका जवाब है एनर्जी एंड फूड प्राइसेस को छोड़ देते हैं। इन दो को क्यों छोड़ देते हैं, अगला सवाल ये पूछा जाता है। क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, इन्फ्लेशन क्यों मेजर करती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्योंकि उसको कर्टेल करना है। एकदम ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाना इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा होता है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मगर इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ना भी चाहिए, हम ये भी समझ चुके हैं। फिर कोर इन्फ्लेशन हम क्यों मेजर कर रहे हैं? अगेन, क्योंकि इन्फ्लेशन को कर्टेल करना पड़ता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि फिर एनर्जी और फूड प्राइसेस को भी तो आप मेजर में लो, संज्ञान में लो, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को कर्टेल करना चाहते हो तो ये दोनों चीजों का भी करो। हां, मगर नहीं भी, क्योंकि एनर्जी और फूड प्राइसेस जो होते हैं दोस्तों, ये बहुत से ऐसे पैरामीटर्स पे डिफाइन होते हैं जो रोज के मुकाबले, मतलब रोज फ्लक्चुएट हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि मान लो यूएस ने सऊदी पे बम फेंक दिया। एनर्जी प्राइस मतलब कि पेट्रोल के भाव आज मान लो 70 रुपए लीटर है, कल ये 270 रुपए लीटर हो जाएगा सिर्फ एक दिन में। क्यों? क्योंकि बम फेंक दिया। मगर ऐसा तो नहीं है कि अभी जीवन भर या फिर साल भर तक 270 रुपए रहेगा, हार्डली 15 दिन 20 दिन। इस कारण से फूड प्राइसेस, मान लो कि आज जैसे लॉकडाउन लगा दिया तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। मगर ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहना है, मुश्किल से 7 दिन 15 दिन। तो क्या होता है दोस्तों, हमको एक कोई ऐसा पैरामीटर भी चाहिए होता है जो इन दोनों को हटा के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है, वॉलेटाइल फैक्टर्स इसमें रीजन बनते हैं इनके प्राइसेस को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। तो इन दोनों को हटा के हम इन्फ्लेशन मेजर कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। फिर हम ये समझ लेते हैं कि हां, इस पे हमको अब काम करने की जरूरत है, तो इसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। या मैं ऐसा बोलूं कि हम इकोनॉमी को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने कोर इन्फ्लेशन को पढ़ के, कि अच्छा एनर्जी और फूड प्राइसेस को तो हटा दो क्योंकि वो अभी कुछ टाइम के लिए ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि ये कारण है। बाकी का इन्फ्लेशन देखो, अगर उसमें भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक है। और नहीं, इन दोनों के कारण, अगर कुछ टेम्पररी रीजंस के कारण ये दोनों बढ़ गए हैं और ये ओवरऑल इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं, तो फिर जाने दो, समझ लेंगे। समझ आई बात? ठीक है। फिर कोर इन्फ्लेशन में दोनों छोड़ दिए तो एक और इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा ना, जिसमें दोनों इंक्लूड भी किए हुए, तो उसको बोल दिया हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये मेजर होता है टोटल इन्फ्लेशन का, इसमें एनर्जी भी ले लो, फूड प्राइसेस भी ले लो, ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल इन्फ्लेशन देख लो। अगेन, ये मत सवाल पूछना कि फिर कोर इन्फ्लेशन आपने बोला ये तो अच्छी बात है, ये तो वॉलेटाइल रहते हैं तो अच्छा ही है ना छोड़ने के लिए। हां, ये अच्छी बात है, मगर एनर्जी और फूड आपके बास्केट में आते तो है ना, इससे लोगों को फर्क तो पड़ता है ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर तो करना पड़ेगा और इस पे काम भी करना पड़ेगा। ऐसे तो बोल नहीं सकते कि फूड प्राइसेस महंगे हो गए तो थोड़े दिन लोग भूखे रह लो, 15 दिन बाद खाना खा लेना, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहां पे एक चीज नोट करना कि हमारी सरकार जो है ना दोस्तों, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे काम करती है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो कि आपको पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स एक होता है और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। अब आप पूछोगे कि ये भी समझाओ, नहीं, इस पे एक इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है, वो जाके देखना पड़ेगा, तो उससे ये चीज समझ में आएगी। ये एक इंडेक्स होता है जो आपको बताता है कि इन्फ्लेशन किस तरफ जा रहा है। ये वो इन्फ्लेशन होता है जो कंज्यूमर की साइड से आपको बताता है, ये वो इन्फ्लेशन होता है जो होलसेलर की तरफ से आपको बताता है, ठीक है, आपने समझ लिया। अब हमारी सरकार इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सहारे बैठी हुई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो भी जो कंबाइंड होता है रूरल और अर्बन का। इसी के साथ इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीपीआई कंबाइंड मतलब रूरल प्लस अर्बन, तो सीपीआई कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन मतलब समझ गए, ओवरऑल इन्फ्लेशन। इसको संज्ञान में लेती है जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग के डिसीजंस लेती है। आप समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं। फिर अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ सेग्रीगेटेड टर्म्स जिसको आप बार बार समझोगे, जैसे रिफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रिटर्न आ जाए आफ्टर अ स्पेल ऑफ डिफ्लेशन या फिर रिसेशन से, मतलब आप क्या मान लो इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ चुका था, रिसेशन आ चुका था, वापस से इन्फ्लेशन दिखने लगे, मतलब कि ग्रोथ दिखने लगेगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेशन। फिर ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है समझो दोस्तों। क्या होता है, हमारी सरकार वेलफेयरिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, तो क्या करें, तो दोस्तों हमारी सरकार को बहुत सारी चीजें सस्ते दामों पे अवेलेबल करवानी होती हैं, जैसे खाना, जैसे केरोसिन, ताकि आम आदमी अपना जीवन व्यापन कर सके,
या मैं इसको बोलूं कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जैसे 5 रुपए लीटर केरोसिन दे दी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल करवाना। क्यों करवाना? क्योंकि इनके भाव एकदम ज्यादा ना बढ़ जाए या मार्केट में बहुत ज्यादा है तो कुछ सब्सिडी देके, मॉनेटरी पॉलिसी लगा के गवर्नमेंट इसको सस्ता कर देती है कुछ वर्ग के लोगों के लिए, जिसको हम वल्नरेबल सेक्शन बोलते हैं। मान लो कि किसी दिन गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो जाए कि कोई सब्सिडी नहीं देंगे हम, अब जितने में मिल रहा है उतने में लो, तो जो इन्फ्लेशन आएगा जब गवर्नमेंट सब्सिडी या मॉनेटरी पॉलिसी देके इनके रेट्स को सप्रेस नहीं करेगी, इसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। फिर आता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ये बेसिकली होता है कि जब फिस्कल में उम्मीद करता हूं आपको पता है कि गवर्नमेंट लेती है, फिस्कल पॉलिसीज बनाती है ना हमारी गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, चलो आपको ये भी पता है। तो फिस्कल और मॉनेटरी एक्शंस के थ्रू जब इन्फ्लेशन को एक मॉडरेट लेवल पे मैनेज करने की कोशिश की जाती है, इसको बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब यहां पे इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये वो दिक्कत है कि यहां पे क्या है, सरकार जब इन्फ्लेशन को इस तरीके से मैनेज करती है, सप्रेस करती है, तो यहां पे उसको सिर्फ कुछ टाइम तक मैनेज किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली क्या है, ये एक बारूद के ढेर पे हम चलते रहते हैं और किसी भी दिन फटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब जैसा मैं आपको बता रहा था, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और इन्फ्लेशन में डिफरेंस, यहां तक कि स्टैगफ्लेशन, इन सबके लिए इंडिविजुअल वीडियो बने हुए हैं। मैं इसको यहां पे इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आपको क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं दे पाएगा इन सारे मुद्दों पे। तो उम्मीद करता हूं आप सबको इंडिविजुअल टाइप करके बुद्धि एकेडमी टाइप करके वो वीडियो फाइंड आउट करोगे और देखोगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ एनी इंडिविजुअल टॉपिक यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मी। इन द एंड, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।